So today's topic is introduction to food proteins and enzymes। इसमें हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके वेरियस क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और प्रोटीन्स का क्या बायोलॉजिकल रोल होता है हमारे बॉडी में, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। उससे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फूड प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। कौन कौन से फूड प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका बायोलॉजिकल रोल पढ़ेंगे, प्रोटीन का क्या बायोलॉजिकल रोल है हमारे बॉडी में, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है। ठीक है। और फंक्शन ऑफ फूड प्रोटीन्स, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स में पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ फूड प्रोटीन्स, सोर्सेस ऑफ फूड प्रोटीन्स में पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स, और उसके बाद पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। सबसे पहले तो प्रोटीन लिखा है, प्रोटीन्स प्ले अ सेंट्रल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में सेंट्रल रोल एज अ प्ले करता है। नेक्स्ट है एंजाइम परफॉर्म द बायोकेमिकल प्रोसेस दैट सस्टेन लाइफ ऑफ सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बायोलॉजिकल जो है परफॉर्म बायोकेमिकल प्रोसेसेस, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस में हमारा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो केमिकल चेंज होते रहता है। तो इस तरीके से एंजाइम्स जो होता है वो बायोकेमिकल प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है प्रोटीन सच एज कोलेजन एंड केराटिन। कोलेजन और केराटिन जैसा प्रोटीन जो है ऑल्सो फंक्शन एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ये प्रोटीन जो होता है एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल परफॉर्म करता है और सेल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट है द फंक्शनल डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोटीन अराइजेस फ्रॉम देयर केमिकल मेकअप। तो फंक्शनल डाइवर्सिटी मतलब कि प्रोटीन्स के कौन कौन से पार्ट्स, उसके कौन कौन से क्लासिफिकेशंस हमारे बॉडी के कौन कौन से अलग अलग डिफरेंट बायोकेमिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये भी प्रोटीन में ही है। नेक्स्ट है प्रोटीन आर हाईली कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स मेड अप ऑफ 20 डिफरेंट अमीनो एसिड। प्रोटीन जो है एक हाईली कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स है जो कि 20 अलग अलग अमीनो एसिड से बना हुआ रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर लिंक्ड वाया सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बॉन्ड्स। जो ये प्रोटीन्स का है उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका जो लिंकेज है अमाइड बॉन्ड से है। नेक्स्ट है द अमाइड लिंकेज इन प्रोटीन्स इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड। जो अमाइड लिंकेज प्रोटीन में होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड का होता है, which further underscores the structural complexity of the protein polymers, जो कि स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोटीन पॉलीमर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका जो अमाइड बॉन्ड है या अमाइड लिंकेज है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन स्ट्रक्चर। कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन स्ट्रक्चर गिव राइजेस टू अ multitude of three-dimensional structure formed with different biological function। जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन स्ट्रक्चर है या कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन पार्ट्स है प्रोटीन्स के, वो हमारे डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फूड एंड एंजाइम्स में। all the element level at the elemental level proteins contain 50 to 55% carbon, 6 to 7% hydrogen, 20 to 23% oxygen, 12 to 19% nitrogen and 0.3 to 3% of the sulfur। जो अगर प्रोटीन का एलिमेंटल लेवल पे हम बात करें तो इसमें 50 से 55% कार्बन होता है, 6 से 7% हाइड्रोजन होता है, 20 से 23% ऑक्सीजन होता है, 12 से 19% नाइट्रोजन होता है, और ध्यान रहे 0.2 से लेके 3% तक सल्फर होता है। ये ट्रेसेस में पाए जाएंगे कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करें प्रोटीन सिंथेसिस का, तो प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स इन द राइबोसोम। प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम्स में ऑकर होता है, घटित होता है। नेक्स्ट बात करेंगे आफ्टर द सिंथेसिस सम अमीनो एसिड आर मॉडिफाइड बाय द साइटोप्लाज्मिक एंजाइम। और
प्रोटीन सिंथेसिस के बाद कुछ अमीनो एसिड जो ये साइटोप्लाज्मिक एंजाइम के द्वारा उससे एक दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, और इसीलिए हमारा कुछ प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन भी, कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है। लिखा भी है, आफ्टर द सिंथेसिस some amino acids are modified by the cytoplasmic enzyme which changes the composition of some proteins। लिखा भी है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रोटीन्स that are not enzymatically modified in the cells are called homoproteins। ऐसे प्रोटीन्स जो एंजाइम्स के हेल्प से मॉडिफाइड अपने नेचर को चेंज नहीं करते हैं, उसे क्या कहेंगे? होमोप्रोटीन्स कहेंगे। एंड दोज that are modified or complexed with non-protein components are conjugated proteins or heteroproteins। और ऐसे प्रोटीन्स जो कि एंजाइम के वजह से अपने आप को मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और हेटेरोप्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स आर रेफर्ड टू एज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं और उसे क्या कहा जाता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। इसमें जो आएंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में, जैसे राइबोसोम्स, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं, फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स जैसे केसिन, फॉस्फोप्रोटीन जैसे काइनेज, फॉस्फोरिलेज, फिर लिपोप्रोटीन जैसे कि प्रोटीन ऑफ एगियोल, प्लाज्मा प्रोटीन और मेटेलोप्रोटीन। तो ये सारे जो है हमारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहलाएंगे। ये फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जैसे कि न्यूक्लियोप्रोटीन में हमारा राइबोसोम्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स में हमारा केसिन, फॉस्फोप्रोटीन्स में हमारा काइनेज और फॉस्फोराइलेज, लिपोप्रोटीन्स में हमारा प्रोटीन ऑफ एगियोल का प्रोटीन और प्लाज्मा प्रोटीन, और लास्ट मेटेलोप्रोटीन्स में हमारा ऐसा प्रोटीन जिसमें मेटल्स पाए जा रहे हैं या मेटल्स के ट्रेसेस पाए जा रहे हैं या मेटल्स का कॉम्पोजिशन पाया जा रहा है, उसे कहेंगे मेटेलोप्रोटीन्स, जैसे कि हीमोग्लोबिन्स और सेवरल एंजाइम्स। ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं एंजाइम्स भी प्रोटीन नेचर होता है, इसलिए एंजाइम्स भी प्रोटीन में ही आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग प्रोटीन को क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कि ग्लोबुलर प्रोटीन, ये स्फेरिकल शेप के रहेंगे और ये पॉलीपेप्टाइड चेंज के फोल्डिंग्स रहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, ग्लोबुलर प्रोटीन जो है स्फेरिकल शेप के रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन आर एग्जिस्ट इन रॉड शेप में रहते हैं, कंटेनिंग ट्विस्टेड लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये जो फाइब्रस प्रोटीन है ट्विस्टेड, ये लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेंज होते हैं जो एक दूसरे में ट्विस्टेड होते हैं, उलझे हुए रहते हैं। ठीक है। और ये रॉड शेप के रहते हैं। इसका एग्जांपल है कोलेजन, केराटिन और इलास्टिन। ये फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल है, कोलेजन, केराटिन और इलास्टिन। नेक्स्ट बात करें, फाइब्रस प्रोटीन can also be formed as a result of linear aggregation of small globular proteins such as actin and fibrin। जो फाइब्रस प्रोटीन होता है उसे लीनियर एग्रीगेशन से भी बना सकते हैं, स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन से, एक्टिन और फाइब्रिन जैसे इसका एग्जांपल है। एक्टिन और फाइब्रिन हमारा स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसका लीनियर एग्रीगेशन से हम फाइब्रस प्रोटीन बना सकते हैं। नेक्स्ट है, मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड फाइब्रस प्रोटीन फंक्शंस एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जो मैक्सिमम ऑफ द एंजाइम्स है ग्लोबुलर प्रोटीन्स के कैटेगराइजेशन में आएंगे, और जो फाइब्रस प्रोटीन है वो क्या काम करेंगे? एज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन की तरह वो काम करते हैं। इसे लिखा भी क्या है, फाइब्रस प्रोटीन फंक्शंस एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स।
ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। अब बायोलॉजिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स को हम अलग अलग टाइप में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला हमारा एंजाइम कैटालिस्ट, ये भी हमारा प्रोटीन है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, फिर हमारा है हार्मोन्स। हार्मोन्स में अगर बात करें तो इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन्स इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रोटीन का। नेक्स्ट है ट्रांसफर प्रोटीन्स, जो कि इसका एग्जांपल है सीरम एल्ब्यूमिन और हीमोग्लोबिन। एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। स्टोरेज प्रोटीन्स जैसे एग एल्ब्यूमिन और सीड प्रोटीन। और लास्ट बात करें प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स जैसे टॉक्सिन्स और एलर्जेंस। ये तो हमारे इतने टाइप्स के प्रोटीन्स होंगे अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल फंक्शन। पहला है हमारा एंजाइम कैटालिस्ट, दूसरा है हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, तीसरा है हमारा हार्मोन्स, चौथा है हमारा प्रोटीन ट्रांसफर प्रोटीन्स, पांचवा है हमारा एंटीबॉडीज, छठा है हमारा स्टोरेज प्रोटीन्स और लास्ट सातवां है हमारा प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स। ठीक है। आगे हम ये जो बायोलॉजिकल प्रोटीन्स है या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा स्टोरेज प्रोटीन्स। स्टोरेज प्रोटीन्स आर फाउंड इन एग्स एंड सीड्स। जो स्टोरेज प्रोटीन्स हैं वह अंडे और अनाज में पाए जाएंगे, ठीक है, या सीड्स में पाए जाएंगे, बीज में पाए जाएंगे। तो नेक्स्ट है these proteins acts as a sources of nitrogen and amino acid for germinating seeds and embryos। ये जो हमारे स्टोरेज प्रोटीन्स हैं that is responsible for the that acts as a sources of nitrogen and amino acid for germinating seeds and embryos। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स। प्रोटेक्टिव प्रोटीन जैसा कि इसका नाम है, it acts as a defense mechanism for the survival of the chains of the microorganism and animal। मतलब प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स जो हैं वो एक तरह से हमारा ये एक तरह से काम करते हैं फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस के लिए काम करते हैं। जैसा कि टॉक्सिन्स और एलर्जेंस कुछ कंसंट्रेशन में हमारे बॉडी में मौजूद रहते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स को एक अपने को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट है ऑल बायोलॉजिकल प्रोड्यूस प्रोटीन कैन बी यूज्ड एज फूड प्रोटीन। जितने भी बायोलॉजिकली प्रोड्यूस प्रोटीन हैं उन्हें फूड प्रोटीन एज अ फूड प्रोटीन हम यूज कर सकते हैं। However, for practical purpose, food proteins may be defined as those that are easily digestible, non-toxic, nutritionally adequate, functionally usable in food products and available in abundance। जबकि इसको बायोलॉजिकली या प्रैक्टिकली पर्पस से देखा जाए तो प्रोटीन का हमारा क्या डेफिनेशन है, प्रोटीन्स आर दोज डाइजेस्टेबल, मतलब जिसको आसानी से डाइजेस्ट किया जा सके, नॉन टॉक्सिक जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस ना पाया जाए, न्यूट्रिशनली एडिक्वेट मतलब पोषण के लिए पर्याप्त रहे, फिर फंक्शनली यूजेबल इन फूड प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट में हम इसे यूज कर सकें, और अवेलेबल इन अबंडेंस मतलब ज्यादा मात्रा में नेचर में पाया जाए, उसे क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनली मिल्क, मीट्स, एग, सीरियल्स, ऑयल सीड्स हैव बीन द मेजर सोर्स ऑफ फूड प्रोटीन। जैसा कि हम जानते हैं मिल्क, मीट, एग, सीरियल्स और जितने भी ऑयल सीड्स हैं वो हम मेजर सोर्स ऑफ फूड प्रोटीन्स के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है however because of the increase in the world population, non-traditional sources of protein for human nutrition need to be developed to meet the future demand। अब इसलिए कहा गया है ट्रेडिशनली जितने भी फूड प्रोटीन्स हैं उसका कंजम्पशन ज्यादा होने के वजह से, हाई पॉपुलेशन जितने हैं, जो इंक्रीजिंग द वर्ल्ड पॉपुलेशन की वजह से जो हमारे जो ट्रेडिशनल प्रोटीन्स हैं या फूड प्रोटीन्स हैं
उसका मैक्सिमम कंजम्पशन की वजह से नॉन ट्रेडिशनल प्रोटीन्स का भी यूज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है द सुटेबिलिटी ऑफ सच न्यू प्रोटीन source for use in foods, however, depends on their cost and their ability to fulfill the normal role of protein ingredients in processed and home cooked food। अब इसमें ये भी एक बात आता है कि जो वेरियस प्रोटीन्स हैं वो हमारे मार्केट में, हमारे नेचर में कितने मौजूद हैं और वो किस तरीके से एज अ फूड सोर्स हम यूज कर सकते हैं और उसका कॉस्ट कैसा है। ठीक है, और उसका कॉस्ट कैसा है, अलग अलग प्रोटीन्स का अलग अलग कॉस्ट होगा। ठीक है, आइदर वो प्रोसेस्ड फॉर्म में है, प्रोसेस्ड फॉर्म में मतलब कि सीधे उसे हम यूज कर सकते हैं खाने में, या होम कुक्ड फूड्स है, या ऐसा प्रोटीन्स है जो कि उसे खाने से पहले पकाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। द फंक्शनल properties of proteins in foods are related to their structural and physicochemical characteristics। जितने फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द फूड प्रोटीन्स हैं वो किससे रिलेटेड है, स्ट्रक्चरल एंड फिजिको-केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी के स्ट्रक्चरल और फिजिको-केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल के लिए ये हैं। नेक्स्ट है द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग of the physical, chemical, nutritional and functional properties of proteins and the changes these properties undergo during processing is essential if the performance of proteins in the food is to be improved and new or less costly source of protein are to compete with traditional food protein। जैसा कि हम लोग पहले बात किए हैं कि जो ट्रेडिशनल फूड प्रोटीन्स है उसके अलावा भी नॉन ट्रेडिशनल फूड प्रोटीन्स भी आने चाहिए कि जो हमारे बॉडी के फिजिकल, केमिकल, न्यूट्रिशनल और फंक्शनल प्रॉपर्टीज को पूरी तरीके से फुलफिल करे और वो लेस कॉस्ट में या न्यू कॉस्ट में मिल सके। ठीक है, ये दिया है लेस कॉस्ट और न्यू कॉस्टली सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। Enzymes are protein with catalytic activity due to their power of specific activation and conversion of substrate to product। ये जो एंजाइम्स जो है ये भी एक तरह से प्रोटीन ही है जो कि क्या करता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है some of the enzymes are composed only of amino acid linked via peptide bonds to give proteins that arrange in the size of about 12,000 molecular weight to 10 लाख मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो इतना इतना वो इसका साइज रेंज रहेगा। ध्यान रहे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सबस्ट्रेट से जो हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है वो एंजाइम है और एंजाइम भी एक प्रोटीन है। नेक्स्ट तीसरे पॉइंट की बात करें, अदर एंजाइम्स कंटेन एडिशनल कंपोनेंट सच एज कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फेट एंड कोफैक्टर ग्रुप्स। एंजाइम्स have all the chemical and physical characteristics of other protein। कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो कि एडिशनल प्रोटीन के अलावा एडिशनल कंपोनेंट्स भी उसमें रहता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फेट और बहुत सारे कोफैक्टर ग्रुप। ठीक है, और यही एंजाइम्स, ऐसे ही एंजाइम्स जिसमें एडिशनल कंपोनेंट रहेंगे वो अलग अलग तरीके से कैटालिसिस किसी भी रिएक्शन में परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, composition wise enzymes are not different from other proteins found in nature and they comprises all small part of our daily proteins index of our food in our food। जो एंजाइम्स हैं वो पूरी तरीके से वो ये क्या कहते हैं, प्रोटीन से डिफरेंट नहीं होते हैं और उसमें वो सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो हम डेली खाने में अपने प्रयोग करते हैं जो प्रोटीन के रूप में, वो सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स में पाए जाते हैं और इस तरीके से एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीनस इन नेचर होते हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे, हाउएवर अनलाइक अदर ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन, they are highly specific catalysis या catalyst for many chemical reaction required by the living organism, और इसलिए ये एंजाइम्स प्रोटीन से हटकर ऐसे होते हैं जो कि वेरियस केमिकल रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट अपने आप को परफॉर्म करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं या बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, enzymes are synthesized in vivo by living organism, living organism में ये in vivo method से ये synthesize होते हैं based on the expression, in vivo मतलब ध्यान रहे inside the body, तो enzymes are synthesized inside the body based on the expression जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं ऑफ स्पेसिफिक जीन्स, मतलब अलग अलग जीन्स का अलग अलग मेथड होता है फॉर द सिंथेसाइजिंग द एंजाइम्स इन द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, एंजाइम्स आर फाउंड इन ऑल लिविंग सिस्टम एंड मेक लाइफ पॉसिबल वेदर द ऑर्गेनिजम्स आर एडॉप्टेड टू ग्रोइंग नियर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 37 डिग्री सेंटीग्रेड और नियर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे एंजाइम्स जो लिखा है, एंजाइम्स आर फाउंड इन ऑल लिविंग सिस्टम एंड मेक लाइफ पॉसिबल, मतलब जो एंजाइम्स हैं सारे मैक्सिमम ऑफ द लिविंग सिस्टम में या ऑल लिविंग सिस्टम में या सारे लिविंग सिस्टम में मौजूद होते हैं। जो एंजाइम्स, चाहे वो एंजाइम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 डिग्री टेम्परेचर पे ग्रो अप करते हैं या 37 डिग्री टेम्परेचर पे ग्रो अप करते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस, या ऐसे भी ऑर्गेनिज्म जो नियरली 100 डिग्री पे भी ग्रो अप करते हैं। ठीक है, या अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, ध्यान रहे अडॉप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे तरह के ऑर्गेनिजम्स में एंजाइम्स मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एंजाइम्स एक्सेलरेट रिएक्शंस बाय फैक्टर्स ऑफ 1000 टाइम्स, मतलब एंजाइम्स आर द रिस्पांसिबल फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द रिएक्शंस। फिर है नेक्स्ट, एंजाइम्स आर हाईली सेलेक्टिव फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ सबस्ट्रेट सिंस द सबस्ट्रेट मस्ट बाइंड करेक्टली इनटू द एक्टिव साइट बिफोर द कैटालिसिस ऑकर। अब देखिए, एंजाइम्स जो होता है ये सबस्ट्रेट के से बाइंड करता है, और जो इसका बाइंडिंग होता है वो करेक्टली होना चाहिए। बाइंडिंग अगर करेक्टली नहीं होगा तो क्या हमारा कैटालिसिस जो कि एंजाइम के द्वारा परफॉर्म होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। फिर है, एंजाइम्स कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन लीडिंग टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स दैट कैन बी वेरी वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। एंजाइम जो होता है ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, मतलब जैसा कि रिएक्शन हम चाहते हैं उसी हिसाब से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, either that can enhance the rate of reaction or that can also inhibit the rate of reaction। ठीक है, तो इसलिए एंजाइम्स आर द रिस्पांसिबल फॉर द कैटालिसिस ऑफ द केमिकल रिएक्शन और बायोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है जो कि मैक्सिमम ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट का होता है, हाई मॉलिक्यूलर, ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट का होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रोटीन आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इन द नेचर। जो प्रोटीन है कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स है जो कि नेचर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, नेचर के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है, दे आर कंसिस्टिंग ऑफ अल्फा अमीनो एसिड लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। ये जो प्रोटीन है इसमें अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि पेप्टाइड लिंकेज से लिंक्ड होते हैं। The name protein is derived from the Greek word proteus of prime importance or the first kind, मतलब ऐसा कंपाउंड जो कि जिसका प्राइम इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले उसका इंपॉर्टेंस माना गया है, तो उसी से हमारा बना है प्रोटियोज, जिससे हमारा बना है प्रोटीन।
This is because proteins are the basis of cytoplasm of the cell and present in all the living organisms. ये जो प्रोटीन है जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में पाया जाता है, ये हमारे और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम प्रोटियोज है, जिससे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं. Protein are the most abundant macromolecules in the living cells and constitute 50% or more of their dry weight. जो प्रोटीन्स हैं वो मैक्सिमम ऑफ द हमारा लिविंग सेल्स में पाया जाता है और ये 50% से ज्यादा ये ड्राई वेट फॉर्म में हमारे बॉडी में रहता है. प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. जो प्रोटीन है अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर्स हैं. नेक्स्ट है प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ओनली 20 अमीनो एसिड नोन एज कॉमन अमीनो एसिड. जो प्रोटीन है वो 20 अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होते हैं और इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉमन अमीनो एसिड कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है अमीनो एसिड्स आर फॉर्म्ड मेनली ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. जो अमीनो एसिड है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं. नाइट्रोजन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन फॉर्मिंग अबाउट 16% ऑफ देयर वेट. नाइट्रोजन जो प्रोटीन का 16% वेट होता है, जैसे कि 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन विल कंटेन 16 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. अगर 100 ग्राम प्रोटीन को देखा जाए तो उसमें 16 ग्राम नाइट्रोजन पाया जाएगा. नेक्स्ट बात करें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन में बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन पहला है हमारा, जो कि ये भी एक प्रोटीन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि चैनल है, कैरियर है, पंप प्रोटीन्स है. ठीक है. It plasma membrane protein regulate the transfer of many substance across the cell membrane. Plasma membrane protein जो क्या करता है, it regulates the transfer of many substance across the cell membrane. मतलब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी हमारी चीजें ट्रांसफर होती हैं उसको उसका रेगुलेशन करता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन. नेक्स्ट बात करेंगे ऑल रिसेप्टर्स आर प्रोटीन इन नेचर. जितने भी रिसेप्टर्स हैं या जितने भी ड्रग बाइंड करते हैं किससे, रिसेप्टर से, वो रिसेप्टर सारे प्रोटीन नेचर के होते हैं. नेक्स्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. जो जितने भी सारे एंजाइम्स हैं वो सारे प्रोटीन नेचर के होते हैं. ऑल एंटीबॉडीज जिसे ग्लोबुलिन्स कहते हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं. ठीक है. तो रिसेप्टर्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स ये सारे प्रोटीन नेचर के होते हैं. पांचवा लिखा भी है सम हार्मोन्स आर प्रोटीन्स इन नेचर. मतलब मैक्सिमम ऑफ द हार्मोन्स या कुछ हार्मोन्स प्रोटीन नेचर्स के रहते हैं, जैसे इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन्स. नेक्स्ट है सम प्रोटीन्स आर प्रोटेक्टिव. सम प्रोटीन्स आर प्रोटेक्टिव हम लोग शुरू में पढ़े हैं. प्रोटेक्टिव एज अ प्रोटेक्टिव सम, जैसे हमारा ये था क्या कहते हैं, एलर्जेंस और टॉक्सिन्स प्रोटीन्स के फॉर्म में रहते हैं जो एज अ प्रोटेक्टिव के फॉर्म में यूज होते हैं. नेक्स्ट है हमारा केराटिन्स, जो कि स्किन में पाया जाता है. स्किन मेक द स्किन रेसिस्टेंट टू केमिकल्स. हमारे स्किन से केराटिन एक प्रोटीन रिलीज होता है जो कि हमारा वो केराटिन दूसरा जो बाहरी केमिकल्स है उससे जो नुकसान पहुंचते हैं उसको हमारा उससे वो प्रोटेक्ट करता है, उस केमिकल से प्रोटेक्ट करता है केराटिन्स. ठीक है. नेक्स्ट है सम प्रोटीन्स आर सपोर्टिव, जैसे कोलेजन द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स. जो ये कोलेजन जो हमारा प्रोटीन्स है एज अ सपोर्टिव के रूप में काम करता है. नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन विच कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड. हीमोग्लोबिन जो है हमारा प्रोटीन है विच कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड. नेक्स्ट है हमारा एक्टिन एंड मायोसिन. एक्टिन और मायोसिन आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स फाउंड इन द
मसल सेल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कॉन्ट्रेक्शन। एक्टिन और मायोसिन जो है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है जो कि मसल सेल में पाया जाता है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टेड टू अदर नाइट्रोजीनस सब्सटेंस ऑफ ग्रेट फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अमीनो एसिड जो प्रोटीन के पार्ट्स हैं वो नाइट्रोजन सब्सटेंस में कन्वर्ट किए जाते हैं विच विल प्रूव इट्स ऑफ ग्रेट फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जैसा कि क्रिएटिनिन, हिस्टामिन, हीम, प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स। ठीक है, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं जिसमें जो कि नाइट्रोजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन, तो कैटालिटिक फंक्शन सबसे पहला, कैटालिटिक फंक्शन जैसे कि एंजाइम से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट बात करें ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज का, तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड, ये भी हमारा प्रोटीन है। मायोग्लोबिन कैरीज एंड स्टोर्स ऑक्सीजन इन मसल, ये मायोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी और स्टोर करता है किसमें, मसल में। एल्ब्यूमिन ट्रांसपोर्ट फ्री फैटी एसिड्स इन ब्लड, एल्ब्यूमिन फ्री फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में। फिर ट्रांसफेरिन हमारा ट्रांसपोर्ट आयरन इन ब्लड, ट्रांसफेरिन क्या करता है, आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है किसमें, ब्लड में। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटेड मोशन, एक्टिन एंड मायोसिन आर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स इन द मसल, ये प्रोटीन्स होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं किसमें, मसल्स में। फिर है स्ट्रक्चरल में, स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट, ये कोलेजन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं।